भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े आदमी, महान आदमी और महापुरुषों की कमी नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो अपने व्यक्तित्व से अपने समय के अलावा आने वाले समय को भी प्रभावित करते रहते हैं, जो अपने साथ साथ आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अत्यंत सफल लोग जब धरती से विदा होते हैं तो देश कोहिनूर सरीखे व्यक्तित्व से वंचित हो जाता है। लेकिन विरले शख्स ऐसे होते हैं जो जात, धर्म, क्षेत्र, समाज, राजनीति के पार चले जाते हैं। जब वह होता है तो सबके लिए होता है, और जब वह नहीं होता है तो किसी के लिए नहीं होता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके जाने से एक ऐसा खालीपन उभरता है जो फिर या तो कभी नहीं भरता या सदियों में कोई ऐसा हो पाता है। शायद ऐसे ही लोगों के लिए इकबाल ने वो शेर कहा होगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसा ही एक दीदवर पिछले दिनों हमारे बीच से चला गया। आपको बताने की जरूरत नहीं कि वह कौन था जिसके जाने से सारा देश अचानक स्तब्ध हो गया था। 21वीं सदी में भारत में हमने दो ऐसी ज्वलंत मणियां खोई जिसके जाने से शायद हमारे साथ साथ भारत माता भी रोई होंगी। वो दो ज्वलंत मणि थे एपीजे अब्दुल कलाम और हाल ही में गुजरे रतन नवल टाटा। यह दो ऐसे लोग रहे भारतीय उपमहाद्वीप में जिनके जाने से पूरा देश एक साथ गमगीन हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत जल्दी चले गए, इन्होंने भरपूर जिया, लेकिन उनके जाने को लेकर शायद हम तैयार नहीं थे। लेकिन मृत्यु के आगे हम सब बेबस हैं। ऐसे में आनंद फिल्म का यह संवाद कितना सही जान पड़ता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। मैं बात कर रहा था एपीजे अब्दुल कलाम और रतन टाटा की। इन दोनों में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे यह दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत सफल रहे। एपीजे कलाम देश के सर्वोच्च संवैधानिक शिखर पर पहुंचे तो रतन टाटा उद्योग जगत के शिखर पुरुष रहे। दोनों लोग ताउम्र अविवाहित रहे। दोनों लोगों में जो अत्यंत दुर्लभ समानता रही वह थी उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता। यह आश्चर्य की बात तो है ही कि इतना सफल व्यक्ति और इतना सरल, इतना विनम्र और इतना संवेदनशील। मुझे कभी कभी लगता है कि ये बातें आश्चर्य के साथ साथ शोध का विषय भी होना चाहिए। खैर, रतन टाटा की जब मृत्यु हुई तो यह खबर कई दिनों तक टीवी से लेकर अखबार और सोशल मीडिया तक छाई रही। आप तक हर बात पहुंचाई गई। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे खबरनवीस ने यह बात आप तक पहुंचाई, व्याख्या हुई, लेख लिखे गए। हर वह बात आपको पहुंचाई गई जो आपको बताई जा सकती थी। मैं पिछले कई दिनों से इस ऊहापोह में था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपको बताऊं। आखिर ऐसा क्या बचा है उनके बारे में जो आप नहीं जानते होंगे। ऐसी कौन सी बात है जो शायद आप तक ना पहुंची हो या शायद आपका ध्यान न गया हो। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी शायद। तो अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रतन टाटा के मौत से इतर और उनकी सफलता असफलता से दूर कोई और बात की जाए। और वो बात यह है कि रतन टाटा ने अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो बातें कही और खास करके खुद को लेकर जो बातें कही वह आपको बताई जाए। मेरा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। हमारे इस प्रयास को आपका एक क्लिक समर्थन दे सकता है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब करें। उद्योग जगत के महानायक का व्यक्तित्व इतना विविधतापूर्ण है कि उसे किसी एक फ्रेम में समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उनकी कई बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर मीडिया से ज़्यादा बात न करने वाले रतन टाटा से एक बार किसी ने पूछा कि आप खुद को किस तरह याद किया जाना पसंद करेंगे। रतन टाटा ने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किया जाना चाहूँगा जिसने चीज़ों को देखने के तरीके में कुछ बदलाव किए हों, किसी ऐसे चीज़ के इनोवेटर के तौर पर जो लोगों के नज़र में अव्यवहारिक और असंभव रही हो।
रतन टाटा से जब उनकी विनम्रता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं मैं नरम दिल हूं, फिर भी लोग मुझ पर बुजुर्गों को बाहर करने, मन में कुछ और सोचने, कंपनियां बेचने और वह सब करने का आरोप लगाते हैं जिसे नरम तो नहीं कहा जा सकता। ये बातें उन्होंने इसलिए कही कि 90 के दशक में टाटा के आधुनिकीकरण करने के लिए सालों से टाटा के शीर्ष पदों पर बैठे ऐसे क्षत्रप निदेशकों को एक झटके में रतन टाटा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और वो क्षत्रप थे तब के टाटा स्टील के निदेशक ऋषि मोदी, टाटा केमिकल्स के निदेशक दरबारी सेठ और टाटा होटल्स के निदेशक अजीत केरकर। रतन टाटा ने जब 90 के दशक में टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो देश में उदारीकरण को लेकर बातें हो रही थी। उदारीकरण को लेकर रतन टाटा ने कहा कि मुझे डर इस बात का है कि जो लोग उदारीकरण के लिए कह रहे हैं वही बाद में फिर से संरक्षण देने की गुहार करेंगे। खून खराबा तो होगा, क्योंकि अगर कोई इस खाम ख्याली में है कि यह शांतिपूर्ण बिना किसी पीड़ा के हो सकता है तो ऐसे लोग दरअसल अपने को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। उदारीकरण को लेकर उन्होंने आगे कहा, किसी भी तरह के बदलाव में जब तक आप नुकसान के पहलू को सामने नहीं आने देंगे, आप बीमारी को ही बुलावा देंगे। उन्होंने कहा, कुछ बड़ी ही कमाल की दूरगामी और साहसिक नीतियों का ऐलान किया जाता है, उसके बाद फिर क्रियान्वयन के स्तर पर उन्हें पलीता लगा दिया जाता है। जब एक उद्योगपति के तौर पर उनसे भारत के बारे में उनके नज़रिए पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इस इलाके में भारत को एक पावर हाउस के रूप में देखना चाहूँगा। अगर हम अपनी ही बनाई कुछ सीमाओं को थोड़ा ढीला करें तो भारत दुनिया के एक बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में जगह बना सकता है। यह मुमकिन नहीं हो सका है तो सिर्फ इस वजह से कि अमेरिकियों के उलट हम बदकिस्मती से खुद को हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पंजाबी, बंगाली या पारसी के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा पर आरोप नहीं लगे। एक वक्त में उन पर असम के उग्रवादियों को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा। हालांकि आरोप निराधार साबित हुआ, लेकिन रतन टाटा ने आरोप को लेकर कहा कि हर जगह से हम सुन रहे हैं कि तमाम कंपनियां चरमपंथियों को पैसा दे रही है, टाटा टी नहीं दे रही है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि उनकी पहचान की परवाह किए बगैर असमिया मूल के किसी भी व्यक्ति तक अस्पतालों के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाना इतना गंभीर अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर टाटा ने आक्रामक तरीके से उन मूल्यवान कंपनियों का अधिग्रहण किया जो बड़ी रकम खर्च करने और भारी जोखिम उठाने के लिहाज से उपयुक्त नजर आई। विदेशों में कंपनियों का अधिग्रहण पर जब रतन टाटा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तेजी से ग्लोबल होती दुनिया में हम अपने समूह की कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना जारी रखेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही, दुनिया के अलग अलग भूभागों में हम अपना विस्तार चाहते हैं जहां एक समूह के रूप में हमारी एक सार्थक मौजूदगी हो। 2008 में टाटा ने नैनो कार लॉन्च की। हालांकि टाटा समूह का यह वेंचर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन आज भी हमें यदा कदा सड़कों पर टाटा की नैनो कार दिख जाती है। नैनो जैसी सस्ती कार लॉन्च करने के पीछे टाटा का तर्क ये था कि एक ऐसी कार डिजाइन की जाए जो कम कीमत में निम्न मध्यवर्गीय लोगों का कार खरीदने का सपना पूरा कर सके। नैनो के लॉन्च पर रतन टाटा ने कहा, एक ऐसा तबका भी है जिनका मानना है कि जनसमूह के लिए कुछ उपलब्ध करा देने का मतलब तबाही को बुलावा देना है, पर ऐसे लोगों का मुल्क है जहां बड़े पैमाने पर जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। यह मान लेना गलत है कि लोगों के पास निवेश करने, चीज़ें खरीदने और अपना जीवन स्तर सुधारने की क्षमता नहीं है। इसी नैनो प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद टाटा समूह के लिए मुश्किल के दौर भी रहे। जब किसानों के विरोध के बाद 2008 में टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से गुजरात ले जाना पड़ा, तब ये सिंगूर विवाद के नाम से सुर्खियों में था। इसी सिंगूर विवाद के संदर्भ में रतन टाटा ने वह कुख्यात बयान दिया जो तब सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरे सिर पर बंदूक तानेगा तो या तो उसे गोली चला देनी होगी या फिर बंदूक हटानी होगी, क्योंकि मैं अपना सिर नहीं हिलाऊंगा। इस एक बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि रतन टाटा जितने सरल और विनम्र थे उतने जिद्दी भी थे। एक दफ़ा जब रतन टाटा से उनके राजनीति में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा,
मैं एक निजता पसंद इंसान हूँ और राजनेता होना उससे ठीक उलट होना है। उस जिंदगी में बहुत मजा नहीं रहेगा। जब उनसे उनके उत्तराधिकारी के बारे में सवाल पूछा गया कि आप अपने सक्सेसर के तौर पर आने वाले शख्स में कौन सी क्वालिटी देखना पसंद करेंगे, तो टाटा ने कहा, मेरा उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो विजनरी हो और बदलती दुनिया को देख रहा हो, जो संरक्षणवादी ना हो, जो चीज़ों को पकड़ कर ना बैठे, बदलती दुनिया के साथ बदले। रतन टाटा ने जब 1991 में टाटा समूह का कार्यभार संभाला, तब टाटा समूह का टर्नओवर 4 अरब डॉलर था। जब 2012 में रतन टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायर हुए, तब टाटा समूह का रेवेन्यू 100 अरब डॉलर था और 2024 में टाटा समूह का टर्नओवर 165 अरब डॉलर है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक रतन टाटा 21वीं सदी के कारोबारी नए और प्रयोगात्मक विचारों संग कदम ताल करते रहे। निधन से कुछ हफ्ते पहले तक उन्होंने अपना काफ़ी समय स्टार्टअप्स में नवाचार को बढ़ावा देने में बिताया। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुड फेलोज था। पिछले एक दशक में टाटा ने लेंसकार्ट, जीवामे, अर्बन कंपनी और ओला इलेक्ट्रिक समेत 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद की। वह परोपकारी कार्यों से जुड़ी समूह की इकाई टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहे, जिसकी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है। जीवन के इस पड़ाव पर आकर हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरों के माध्यम से अपने अतीत को साझा करना भी शुरू किया था। आपको इसमें उनकी वही मजबूत व्यक्तित्व, खूबसूरत चेहरा और चमकती आंखें नजर आएंगी। पारसी थिएटर के मंच पर यह फ्रेम फिट बैठता है। उनकी शांत आवाज़ जरूर उस मंच के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कारोबारी दुनिया में कदम रखने से लेकर शीर्ष मुकाम हासिल करने तक हमेशा अपने व्यक्तित्व में एक शालीनता और विनम्रता बनाए रखी। रतन टाटा की कुछ अपनी आदतें थीं, जैसे JRD टाटा के अध्यक्ष रहते बोर्ड की बैठकों के दौरान रतन टाटा बैठे बैठे निदेशकों की रेखा चित्र बनाया करते थे। उन्होंने जेट विमान और मैकडॉनल्ड डगलस हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस हासिल किया था, जिसे वो अक्सर उड़ाते भी थे। उन्हें कुत्तों से बहुत प्रेम था। रतन टाटा 2018 में तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स के हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने नहीं जा सके, क्योंकि उनका प्यारा कुत्ता बीमार था। ऐसे में अंग्रेजी की वो कहावत याद आ रही है, इफ़ मैन लव्स डॉग इज ए गुड मैन, इफ़ डॉग लव्स मैन इज ए गुड मैन। रतन टाटा छुट्टियां अकेले बिताना पसंद करते थे और अक्सर वो अपनी छुट्टी यूरोप में बिताते थे। इस वीडियो में इतना ही। एक बार मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी साहब ने अपने बारे में एक शेर कहा था। वो शेर था, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब उनको ख्याल आएगा कि तुमने फिराक को देखा है। यही बात मैं रतन टाटा के लिए कहना चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ख्याल आएगा कि तुमने रतन को देखा है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। अंत में वही घिसी पिटी और न जाने कितनी बार दोहराई हुई लेकिन अत्यंत जरूरी बात कि आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को सब्सक्राइब करें और अपना खूब ख्याल रखें।